मैं आज के अपने अगले वक्ता के रूप में कोलकाता से हमारे बीच जुड़ी साहित्य की नामक संस्था की प्रमुख और स्कॉटिश चर्च महाविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार हमारी बड़ी बहन डॉक्टर गीता दुबे से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। डॉक्टर गीता दुबे। और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से त्रस्त हो रहे हैं, तरह तरह की परेशानियों ने हमारी जिंदगी को दुभर बना दिया है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर लगातार सेमिनार, वेबिनार का आयोजन कर रही हूँ ताकि लोगों में थोड़ी सी जागरूकता फैले। मैं सुबह से सुन रही हूँ और जिस तरह से मनोविश्लेषकों ने, डॉक्टर्स ने और इस विषय के अधिकारियों ने अपनी बात रखी है, और अगर हम इन्हें सुने और इन पर अमल करें, उनके बताए हुए सुझावों पर, उपायों पर, तो शायद हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं बड़ी आसानी से और पार भी उतर सकते हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में एक कहावत है कि अगर जुकाम हो और आप दवाई कराएं तो वो 7 दिन में ठीक हो जाता है, और अगर आप दवाई न कराएं तो वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अर्थात हमारे यहाँ बीमारियों को बहुत अधिक गंभीरता से लेने का चलन नहीं है, जैसा कि पश्चिमी देशों में होता है कि अगर किसी को हिचकी भी आ जाए तो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, डॉक्टर की सलाह ले लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जब हिचकी किसी को आती है तो उसे बड़ी खूबसूरती से बहला दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जरूर अपना कोई हमें याद कर रहा है और इसी के लिए हिचकी आती है, पानी पियो, हिचकी बंद हो जाएगी। तो जब कोरोना हमारे बीच में आया, उसने हमारी पूरी जीवन शैली में जब चुपके से प्रवेश किया, तब हमें यही लगा कि ऐसा ही मामूली जुकाम, सर्दी जुकाम जैसे बीमारी होगी और हम बड़ी आसानी से इससे बच करके निकल जाएंगे। हम अपने जीवन में जो जिस तरह का की स्वास्थ्य की विधियां हैं उनका थोड़ा बहुत पालन करेंगे तो काम चल जाएगा। अर्थात हमने इसको थोड़ा हल्के में लिया, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी था, इसे आप परिहास में लेना चाहें तो परिहास में लें, लेकिन कोरोना को लेकर की ये बात जो शुरुआती दौर से सामने आ रही थी कि चाइना से आया हुआ वायरस है, चाइनीज वायरस है, तो प्राय जो तमाम चाइनीज सामान होते हैं उनकी अवधि बहुत कम होती है, वो बहुत कम समय तक हमारे बीच टिकते हैं। तो मान लीजिए कि चाइना का सामान जो है वो टिकाऊ नहीं होता है, तो चाइना का सामान अगर टिकाऊ नहीं है तो भाई ये चाइना से आया हुआ वायरस जो है वो कितना अधिक टिकाऊ हो सकता है, वो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीता, हमने देखा कि नहीं भाई ये तो बहुत टिकाऊ है और ये हमारी पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया है। पूरा विश्व जो है वो त्रस्त है, इससे परेशान है। तो सबसे पहले तो इसने बीमार करना शुरू किया लोगों को, और जैसे ही मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी कि कोरोना से लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो एक हड़कंप समझा, और इस हड़कंप को मचाने में क्षमा याचना सहित मैं कहूंगी कि मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। मीडिया ने हमें जितना आगाह नहीं किया उससे ज्यादा हमें परेशान कर दिया, और उसके साथ ये हुआ कि लॉकडाउन ने हमें फ्रात समय दिया। हमारे पास बहुत समय है और उस समय का सदुपयोग या फिर अपनी जानकारी को बढ़ाने का काम हम कैसे कर रहे हैं? समाचार सुन करके कर रहे हैं। तो जब हम समाचार सुबह से लेकर के, प्राय जो लोग कभी समाचार नहीं देखते थे वो सुबह से लेकर के शाम तक टीवी में, न्यूज चैनल में, लॉकडाउन के शुरुआती दिनों को आप याद कीजिए, हम सब समाचार देख रहे हैं और वहां तरह तरह की बातें सुनने में आ रही है, बीमारी हो रही है, लोग अस्पतालों में जा रहे हैं। यानी सिर्फ ये बीमारी का मामला नहीं है, बीमारी होती है वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी जिसका वैक्सीन नहीं बना है, जिसकी कोई दवाई नहीं दी जा रही है। हमने दहशत में सबसे अधिक डाला इसलिए कि इसकी कोई दवा अभी तक इजाद नहीं हुई है, और कब आएगी इसकी दवा ये तय नहीं है, और आएगी भी तो वो कितने लोगों तक पहुंच पाएगी, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये बात है। तो जब लोगों के शरीर पर संकट आया, उनके सेहत पर संकट आया, उनके जीवन पर संकट आया, तब लोग हड़बड़ाए और तब उन्हें तंदुरुस्ती की कीमत पता चली। एक कहावत है पुरानी कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, सेहत की कद्र मरीज से पूछो, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यानी अगर तंदुरुस्त है व्यक्ति तो उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसका जीवन तमाम नियामतों से भरा पूरा है। इसी तरह की एक और कहावत है
वो एक कविता है, थोड़ी लंबी सी कविता है, पूरी तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ इतना कह दूं, उसकी 2 पंक्तियां हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो इन 2 पंक्तियों को आप देखिए कि पहला सुख निरोगी काया, यानी काया पर इसने आक्रमण किया, और लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, उससे घर में जो माया होनी चाहिए, वो माया भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। तो जब काया जो है वो भी निरोगी नहीं रही, वह भी रोगग्रस्त हो गई, माया भी समाप्त हो गई, लोगों को ये समझ में नहीं आया कि वो कैसे इलाज कराएं, कहाँ जाएं। अभी मैं कोलकाता की घटना, एक बड़े अस्पताल की घटना आपके सामने रखना चाहूंगी। यहाँ की एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ एक रोगी, इस तरह की तमाम घटनाएं हैं, मैं ये जानती हूँ व्यक्तिगत तौर पर, इसलिए मैं आपसे साझा कर रही हूँ। एक रोगी भर्ती हुआ कोरोना का इलाज कराने के लिए, 10 दिन में 10 लाख रुपए का बिल बना, और उसके बावजूद मरीज बच करके अपने घर पर नहीं आया। उस मरीज के रिश्तेदारों ने कहा कि भले 10 लाख रुपए खर्च हो गए, अगर वो बच करके घर पे चले आते तो शायद ये पैसे भी सार्थक हो जाते। ये इन पैसों का खर्च करना करता नहीं। अब आप ये सोचिए कि ये हमारी पूरी व्यवस्था को लेकर, ये एक घटना या ऐसी तमाम घटनाएं हमारी पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि जब इस रोग की कोई दवाई ही नहीं है तो 10 दिन में 10 लाख रुपए काहे के खर्च हुए, इस बात पर खर्च हुए। तो खैर, व्यवस्था पर फिर कभी बात होगी, फिलहाल हम सेहत की बात करें, जिसने हमारी सेहत को बुरी तरह से परेशान किया, और सेहत के साथ साथ आसपास की घटनाओं को देखते देखते हमारा मन भी इससे संक्रमित होने से बच नहीं पाया। अभी कुलपति महोदय ने एक उदाहरण दिया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब हमने देखा कि लोग इस रोग से धड़ाधड़ मर रहे हैं, कोई जो भी अस्पताल जा रहे हैं, शुरुआती दौर में तो ये आंकड़ा रहा कि जो अस्पताल जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है। तो इसने हमारे मन को पूरी तरह से संक्रमण किया, अपने गिरफ्त में ले लिया। और ये हुआ भारत, जिससे मैंने शुरुआत की थी कि हम जुकाम से नहीं घबराते, हम हिचकी से नहीं घबराते, छोटी मोटी पेट की बीमारी हो तो घर में दादी नानी इलाज उसका ढूंढ के निकाल लेती हैं, बुखार हो तो कुछ ना कुछ हम खा के खुद इलाज कर लेते हैं। और आजकल तो गूगल है, गूगल पर हर रोग की दवाई मौजूद है, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही सर्च कर लेते हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई खरीद करके अपना इलाज भी कर लेते हैं। लेकिन इस रोग ने ये बता दिया कि इतना आसान नहीं है। तब हमारे मन में भय का संचार हुआ, और इस भय ने हमारे जीवन को पूरी तरह से जकड़ लिया। अब स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर कई तरह की मानसिकता है। हमारे भारत में ये भी है कि हम थोड़े अतिवादी किस्म के हैं। भले ही हमारे सूत्र वाक्यों में बार बार कहा जाता है कि अति सर्वर्थ वर्जित, या फिर ये कहा जाता है न अति बरखा, न अति धूप, न अति बोलब, न अति चूप, लेकिन हम अति करते हैं हर बात में। मध्यम मार्ग की कितनी भी बात कर लें, मध्यम मार्ग के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो इस अति से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये किया कि वो घरों के अंदर कैद होकर के रहे। एकदम ऐसे ऐसे परिवार भी हैं कि जिन्होंने जब से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, यानी 22 मार्च के बाद से अब तक घर के बाहर कदम नहीं निकाला है। लेकिन ये कौन सा वर्ग है? ये बेहद सुविधा भोगी वर्ग है, जिसके पास ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा है, या जिसके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो खरीदारी करके ला दे सकते हैं उसके लिए, और उनके जीवन की तमाम जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे लोग भी देखने को आए जो नियम कायदों का पालन जितना करना चाहिए उससे अधिक बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी तरह से घर में कैद कर लिया अपने आप को। दूसरा, अब एक और अतिवाद देखने में आया। दूसरा अतिवाद ये देखने में आया कि कुछ लोग सड़क पर लॉकडाउन के दिनों में भी, आजकल जैसे किसी दिन 1 दिन या 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन होता है, तो उस लॉकडाउन के दिन में भी बिना मास्क के आराम से घूमते हुए नजर आते हैं। तो मेरी अपनी विचारधारा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि हमारा जो सबसे अधिक अहित किया है वो इस अतिवादिता ने किया है कि नियम मानेंगे तो इतना मानेंगे कि नियम ही टूट जाए, और जब नहीं मानेंगे तो फिर हम ऐसे हो जाएंगे कि जैसे हम नियम को जानते ही नहीं है कि नियम कायदा कानून क्या होता है। हमें इसके बीच से राह निकालनी चाहिए थी। अगर जो बार बार बात हो रही है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तो आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे परखेंगे? ठीक है, आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर रहे हैं तमाम भोजन के माध्यम से, हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, या फिर कह लीजिए कि समाचार पत्रों में भी
इतने नुस्खे आ रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, और उन नुस्खों के सहारे आपने अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया। लेकिन जब तक आप एक भी कदम घर से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं, मैं ये नहीं कहती कि जाओ भी कोरोना मरीज के पास जाओ और उससे बैठ के गपशप करना शुरू कर दो हाथ में हाथ लेके, लेकिन आपको घर के बाहर तो निकलना पड़ेगा। एक जो सुविधा भोगी वर्ग है वो अपने आप को घर की चार दीवारी में कैद करके रह सकता है, लेकिन जिस वर्ग के पास बेसिक जरूरतें पूरी करने की सुविधा नहीं, वो क्या करेगा? वो तो घर से बाहर रहेगा ही। अभी पैनल डिस्कशन में एक वक्ता बहुत अच्छा बोल रहे थे, अमृत झा साहब। अमृत झा जी कह रहे थे कि गांव में जाकर के देखिए तो वहां पर इस रोग का उतना खौफ भी नहीं है और वहां पर लोग मास्क लगाए भी नहीं घूमते हैं। सो वहां पर सच में गांव की स्थिति बिल्कुल उलट है। वहां पर लोगों का मिलना जुलना भी इतनी घनिष्ठता से न हो तो भी चूंकि मकान जो है वो आसपास ही बने होते हैं, तो उनमें विचारों का आदान प्रदान भी होता है, संवाद भी होता है, और शायद रोग का जो घातक असर होता है वह धीरे धीरे, जो मन पर पड़ने वाला असर होता है, वह समाप्त हो जाता है। तो इस रोग ने हमको कई मोर्चों पर घायल किया है। जैसे कि अभी हु की परिभाषा बताई जा रही थी कि स्वास्थ्य क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। तो कई व्यक्ति जो हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उनको जरा सी हरारत हो गई, हल्का सा बदन गर्म हो गया, तो उन्हें लगता है कि भाई कहीं कोरोना तो नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर जो भय काम कर रहा है, भय का जो मनोविज्ञान काम कर रहा है, और आप देखिए कि कई बार लोग कोरोना से नहीं मरते हैं, उसकी दहशत से उनकी मृत्यु होती है या दहशत से उनकी तबीयत खराब होती है। तो ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए कि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें। एक और घटना मैं आपके साथ साझा करूंगी। दो डेढ़ महीने पहले समाचार माध्यमों के द्वारा सुनी गई घटना है कि किसी जिले की डिप्यूटी मजिस्ट्रेट थी, बहुत कम उम्र उनकी है, 30-36 साल की उम्र की, 36 से 38 वर्ष की उनकी उम्र है, और उन्हें पता चला कि उन्हें कोरोना है। उन्होंने फोन किया अपने दफ्तर में, उनके पास तुरंत गाड़ी आ गई और उस गाड़ी में बैठकर उन्हें इलाज कराने के लिए जाना। वह महिला 5वें तल पर रहती थी, उनके उस इमारत में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं थी, वो सीढ़ियों से उतर के आई। उसके बाद वो गाड़ी में बैठी और जब तक वो अस्पताल पहुंची उनकी तबीयत बिगड़ गई, पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब ये जब मैंने देखा टीवी पर, तो कई दिनों तक इसको लेकर के मतलब एक विचलन होता है। मैं घर पर इससे लेकर के बात भी करती रही कि शायद अगर उन्होंने थोड़ा सा खुद को संयत किया हो, पता नहीं स्थिति क्या है, हम कोई नहीं जानते, हम अनुमान लगा सकते हैं के साथ ये घटा होगा, ये नहीं घटना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था, वो इस तरह से जाता तो पदक्षेप ले सकता था। तो मुझे लगा कि शायद अस्पताल पहुंचने की जल्दी भी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दौड़ते हुए आई सीढ़ियां उतरते हुए, और उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे और ताकि इस बीमारी से का इलाज शुरू हो जाए, या फिर उन्हें जो सहायता चाहिए वो सहायता मिल जाए। अब उनके साथ जो भी घटना घटी, तो कई बार ये होता है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे परिवार में किसी को हो, हम और भी अधिक बेचैन और भी अधिक अनियंत्रित हो जाते हैं। और यहाँ बहुत सारी जगहों पे ये देखने में आया कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, वहां ये भय का मनोविज्ञान इतना अधिक काम कर रहा है। मान लीजिए कि किसी को अगल बगल घर में किसी फ्लैट में किसी को कोरोना हुआ, शहरों में तो फ्लैट सिस्टम अधिक है, तो फ्लैट में किसी को कोरोना हुआ है, तो लोगों की कोशिश यही रहेगी कि उस फ्लैट में रहने वाला जो व्यक्ति है, भले ही उसके घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो। सरकार भी कह रही है, क्योंकि सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वह लोगों को अस्पताल में आइसोलेशन की व्यवस्था कर सके, या फिर वेंटिलेटर की कमी है, अभी ये सारी बातें उभर करके आ गई हैं, इसलिए मैं बहुत विस्तार से उसमें नहीं जाऊंगी। तो उन्हें कहा जा रहा है कि आइसोलेशन में रहिए, लेकिन आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप उस सोसाइटी में रहें, उस सोसाइटी के फ्लैट में रहें। भले ही आपका शौचालय अलग है, आपके घर में एक की बजाय दो बाथरूम्स की शौचालयों की व्यवस्था है, आपके पास 2-3 कमरे हैं, आप आराम से होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, आपके परिवार में हो सकता है देखभाल करने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपके सोसाइटी के लोग आपको नहीं वहां रहने दे रहे हैं, और आपके ऊपर एक मानसिक दबाव डाला जा रहा है कि वहां आप निकलिए और आप अस्पताल में भर्ती हुए। मुश्किल यहीं से शुरू होती है कि जब कोई रोग
हमारे क्या है कि जब कोई रोग और बीमारी होती है तो हमारी उम्मीद होती है कि समाज का जो बृहत्तर वर्ग है, जो हमारे परिचितों का वर्ग है, वो हमारी ओर सहायता का हाथ बढ़ा देगा। आप फेसबुक पर अगर हैं, आप व्हाट्सएप पर अगर हैं और आप अपने स्टेटस में लगाते हैं कि आई एम नॉट वेल, आई एम हॉस्पिटलाइज्ड समवेयर, या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए सर्जरी होने वाली है, आप देखिए शुभकामनाओं की झड़ियां लग जाएंगी। लेकिन उनमें से क्या आप उम्मीद करेंगे कि कोई एक भी आए और आपके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में आकर के अस्पताल में आपकी मदद वगैरह करे? ये तो ये स्थिति है। लेकिन कोरोना में जो स्थिति हुई कि शुभकामनाएं की झड़ी लगी या न लगी वो तो अलग बात है, लेकिन आपका पड़ोसी भी आपकी ओर देखने तक से कतराता है कि अरे फला व्यक्ति को तो कोरोना है, जिस तरह की बात अभी कुलपति महोदय बता रहे थे। तो इन स्थितियों ने हमारे जीवन को और अधिक दुभर किया है। अच्छा, इससे और एक समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात आई, बाद में जिससे फिजिकल डिस्टेंस कहा गया, सोशल डिस्टेंसिंग को, तो हमारे यहाँ तमाम प्रवचन आने लगे। हमारे धर्म और संस्कृति के ज्ञानी पुरोधाओं ने एकदम इसको हथियार बना करके ये कहना आरंभ कर दिया कि भाई हम तो जानते ही थे कि ऐसा मतलब छुआछूत बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हमने छुआछूत की व्यवस्था हमेशा भारत में थी कि ऐसे लोगों से नहीं घुलना है, ऐसे लोगों से नहीं मिलना है। यानी हम किसी भी मौके का फायदा उठाकर, एक तो त्रस्त लोग हैं और उस त्रस्त स्थिति में, दहशत से भरी हुई मानसिकता में, हम किस तरह से उनके दिमाग में जो सोशल टैबूज हैं, जो रूढ़ियां हैं, उन्हें हम किस तरह से इंजेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनके दिमाग में थोप सकते हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है वहां इस भय से बचने की जरूरत है। ये जान लेने की जरूरत है कि कोई भी जो बीमारी होती है वो एक न एक समय ठीक होती है। आप लोग याद कीजिए, जिस समय भारतवर्ष में एड्स की शुरुआत हुई थी, इससे लेकर के ऐसे ही दहशत थी, और इतनी अधिक दहशत थी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता था तो उसका ऑफिस उसे नौकरी से बर्खास्त कर देता था, उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था, उनका पूरा उन्हें एक तरह से सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था, पूरा दायरा एकदम सिमट के एक मुट्ठी में, एक आंगन में आकर के समा जाता था। तो वही स्थिति एक बार फिर से यहाँ पर है, कोरोना काल में है। यानी हम उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं, लेकिन उस इतिहास को दोहराने के अलावा उस इतिहास से सीखने की भी जरूरत है कि अंततः उस रोग से हमने निजात पाई, उस रोग से हमने मुक्ति पाई। तो आज अगर ऐसी स्थिति है कि इस तरह के रोग ने हमारा सामाजिक रास्ता अवरुद्ध किया है, हमारा मानसिक रास्ता अवरुद्ध किया है, तो हम इसे मुक्त होने की कोशिश करें। परिवारों में की एक बड़ी भूमिका यहाँ पर बनती है कि परिवार में हम देखें कि किस तरह से लोगों को व्यस्त रखा जाए, क्योंकि लॉकडाउन में जब ऑफिस बंद है, स्कूल बंद है, तो बच्चों को व्यस्त रखना एक बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, इसमें मानसिक अवसाद के कारण आत्महत्याओं की काफी घटनाएं देखने सुनने में आती है। यानी कई दिन ऐसे गुजरते हैं कि आप सुबह उठो, अखबार खोलो, टीवी का चैनल खोलो, तो फला ने आत्महत्या कर दी। अभी एक वास्तविक घटना और मैं आपको बताऊंगी, ज्यादा मेरा समय अभी शायद थोड़ा सा है, 2-3 मिनट और लेकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। कि एक युवक को कोरोना हो गया, तकरीबन 40-45 वर्ष का युवक है, उसकी पत्नी और बच्चे विदेश में रहते हैं और कोरोना ठीक हो गया उसका। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, चूंकि परिवार उसका नहीं है, उसकी पत्नी दूर रहती है, बच्चे दूर रहते हैं, घर में चाचा चाची हैं, उन्होंने पूरी तरह से ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन वो कोरोना मुक्त व्यक्ति, शारीरिक रूप से उसने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो मानसिक अवसाद से नहीं उबर पाया और एक दिन उसने अपने कमरे में जाकर के अपने आप को फांसी लगा ली। तो इस तरह की घटनाएं भी आ रही है, क्योंकि हमारे समाचार माध्यम ही हमें बताते हैं। पहले जब कोरोना आया तो उसके लक्षण थे, वो एक लक्षण थे सर्दी खांसी जुकाम, फिर लक्षणों में वृद्धि हुई, तरह तरह के लक्षण आने लगे। उन लक्षणों को आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, इसलिए मैं उन पर बात नहीं करूंगी। नहीं, कभी कभी कोरोना को देखते हुए ये भी लगा कि जैसे हमारे पूरा कथाओं में एक बहुरूपिया राक्षस की बात होती है, जो कि हर समय के अनुसार, मौसम के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, अपने रूप को बदल के प्रभावित करता है। जैसे ही आपने ट्रेस किया सर्दी खांसी जुकाम, उसने रूप बदल लिया, स्वाद गंध इत्यादि इत्यादि। तो ये भी तरह तरह से रूप बदल रहा है, और इसी रूप बदलने के कारण जब हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो उस ट्रेस न कर पाने के कारण एक असंतोष की, अस्थिरता की, बेचैनी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे पहले N95 मास्क का प्रचलन था,
जोर शोर से हमारे समाचार माध्यम चीखते रहे N95 मास्क पहनिए अगर आपको कोरोना से बचना है। उसके बाद क्या WHO की गाइडलाइन आई कि नहीं भाई N95 मास्क जो है वो अगर रोगी पहनेगा तो वो रोगी के लिए तो अच्छा है, लेकिन रोगी की तीमारदारी करने वाले मरीजों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इससे बचिए। अब इसके पीछे बाजार की अपनी रणनीति काम कर रही है, एक अपनी स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग कि भाई चीजों को बेच लो और उसके बाद कहो कि भाई ये चीज तो काम की नहीं है, दूसरी चीज खरीदो। तो इस कोरोना को इस तरह से उछाल देने में, यानी उसे हमारे लिए दहशत के रूप में परिवर्तित करने में कहीं ना कहीं बाजार की और मीडिया की बड़ी भूमिका है। आप लॉकडाउन के शुरुआती दौर को याद कीजिए, बाजार में सैनिटाइजर की कमी हो गई थी, सारे सैनिटाइजर जो है वो उनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, मास्क की कमी हो गई और लोगों को ऐसा लगा कि आने वाले समय तक मास्क और सैनिटाइजर का अकाल पड़ने वाला है, उन्होंने थोक के थोक जिनके पास पैसे थे खरीद के रख लिए। इसी तरह स्थितियां जो है वो अनियंत्रित होने लगी। अब थोड़ी सी स्थिति नियंत्रण में आई है कि चलिए उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी बात करते हैं सैनिटाइजर। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ दैनिक जीवन में सैनिटाइजर का प्रयोग इस तरह से करते हैं, भैया कह रहे हैं हाथ धोइए, आप घर पे रहिए तो साबुन से हाथ धोइए, लेकिन हमें लगता है कि हाथ धोएंगे, नल तक जाएंगे, साबुन मलेंगे, पानी चलाएंगे, उसमें समय लगेगा, सैनिटाइजर की बोतल पास में पड़ी है, उड़े लो, हाथों पे मल लो। जिनके पास सैनिटाइजर है मैं उनकी बात कर रही हूँ। मतलब कुछ लोगों को देख करके ऐसा भी लगता है कि उनका बस चले तो वो सैनिटाइजर की बोतल पी ले और कोरोना से सुरक्षित हो जाए। तो ये जो अतिवादी मानसिकता है, इससे हमें उभरने की और बचने की जरूरत है। और कोरोना ने हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को घेरे में लेते हुए हमारे घरेलू परिवेश को भी नष्ट किया है। इन दिनों बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा की घटनाएं देखने सुनने में आ रही है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक और छोटी सी घटना, मतलब आप इसे सुनिए और पढ़िए तो आपको हंसी आएगी, लेकिन अगर आप इसे तहों में जाए तो हंसी नहीं आएगी, लगेगा कि हम कितना अधिक अवसाद में गए हैं। ये घटना है कि पति पत्नी लूडो खेल रहे हैं और पत्नी ने पति को लूडो के गेम में पराजित कर दिया, पति हार गया और उसने अपना अवसाद पत्नी को पर हिंसा प्रकट करके उसे उस पर प्रहार करके उसका अपने अवसाद को निकाला। तो यहाँ हम देखें कि जब हम चारों लोग, पांचों लोग घर में जो निकलने वाले लोग थे वो सभी एक साथ घर में रह रहे हैं, हमारे घर छोटे हो गए हैं, हमारे पास अधिक कमरे नहीं हैं, तो लोग विवश हैं कि एक दूसरे का चेहरा देखें या सोशल मीडिया पर व्यस्त रहें या तो समाचार सुने। तो आपस में रहने के कारण जो सहिष्णुता की भावना थी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी चिड़चिड़ाहट को व्यक्त करके, अपनी एक दूसरे पर हिंसा करके वो अपने अवसाद से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस समय बहुत जरूरी है कि हम इस अवसाद से बचने की कोशिश करें। और इसके साथ एक और जरूरी बात जोड़ दूं कि इस कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों को त्रस्त किया है, लेकिन गृहिणियों पर बिल्कुल बात नहीं होती है। जो घर में रहने वाली गृहिणियां हैं उन्हें वैसे भी लॉकडाउन की आदत थी। लॉकडाउन की आदत इसलिए थी कि वो बाहर सोशलाइज कर, उनका बहुत कम समय घर के बाहर वो निकलती भी थी, जरूरी काम से निकलती थी या घूमने फिरने के लिए निकलती थी। तो अभी उनके पास अपना कोई स्पेस नहीं बचा है और सोशलाइज करने के जो थोड़े बहुत विकल्प थे वो भी समाप्त हो गए हैं। इसके अलावा उन पर घर का भार इतना अधिक बढ़ गया है, काम का भार इतना अधिक बढ़ गया है कि वह भी एक तरह से गुस्से, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट या अवसाद का शिकार हो रही है। तो इस समय एक बड़ी भूमिका मनोविश्लेषकों की बनती है, डॉक्टरों की तो निसंदेह है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो शरीर अच्छा रहेगा। इसलिए डॉक्टर्स की जो भूमिका है वही भूमिका मनोविश्लेषकों की भी है, वही भूमिका परिवार में बड़े बुजुर्गों की भी है और हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं इससे उबरने का एक रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन जब आएगी तब आएगी और आएगी तो जब हमें मिलेगी या एक बृहत्तर समाज को मिलेगी तब मिलेगी। फिलहाल उसके इंतजार में दिन न गिने हम और अपने आप को तमाम कार्यों में व्यस्त करने की कोशिश करें। जिनके पास जिन्हें पूजा पाठ में रुचि है वो पूजा पाठ कर सकते हैं, योग साधना में रुचि है आप योग कीजिए, साहित्यकार है तो आप साहित्य में व्यस्त हो जाइए। आप देखिए कि इन दिनों वेबिनार, सेमिनार, कविता पाठ इत्यादि की मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। तो शायद ये सारे विकल्प हैं जिससे
अपना करके हम बच सकते हैं। लेकिन एक बड़ा बृहत्तर वर्ग है, मैं फिर से वही बात कहूंगी कि बड़ा वर्ग वह है जिसके पास बहुत सारे संसाधन मौजूद नहीं है। वो आर्थिक मोर्चे पर भी जूझ रहा है, वो मानसिक मोर्चे पर भी जूझ रहा है, वो सामाजिक मोर्चे पर भी जूझ रहा है। तो हर तरह से उसका जो जीवन है वो संकटग्रस्त है। इसलिए ऐसे समय में हमें थोड़ा सा अपने आप को उदात्त भी करने की जरूरत है, दिल बड़ा करने की जरूरत है, उदात्तीकरण की आवश्यकता है, उदार भी होने की जरूरत है। तभी हम अपने बृहत्तर समाज के साथ जुड़ पाएंगे और इन तमाम अवसादों से भी मुक्ति पाएंगे। शरीर का रोग है, दवाई आएगी, हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखेंगे तो शारीरिक रोग से मुक्ति पाएंगे। मन को मजबूत करेंगे तो मन के रोग से उभरेंगे। लेकिन अपने सामाजिक रिश्तों को अगर मजबूत करेंगे तो वो जो विश्व बंधुत्व की भावना है, पहले हम परिवार बंधुत्व, समाज बंधुत्व से आगे बढ़े तब हम विश्व बंधुत्व के बारे में सोचेंगे। तो अपने आसपास के लोगों को देखें। और मैं जयशंकर प्रसाद का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है कामायनी, उसकी पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगी। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो अपने सुख का विस्तार करिए, जितना है उतने में संतोष करिए। ये बात बार बार आती है। हमारा जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जो जीवन है, उसमें संतोष को बहुत महत्व दिया गया है। कहा भी गया है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी सम्मान। तो इस संतोष को लेकर के, मानसिक शांति को लेकर के, उदात्त विचारों को लेकर के, परोपकार को लेकर के, सामाजिक समरसता को लेकर के और बृहत्तर समाज से प्रेम के अवलंबन को लेकर के ही हम इस बड़ी बीमारी से जो आज हमारे लिए चुनौती बनी हुई है मुक्ति पा सकते हैं। न भी पाए तो उस मुक्ति की दिशा में कदम तो बढ़ा ही सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और मुझे सुना, और तमाम जो विद्वान इसमें भागीदारी कर रहे हैं उन सबको प्रणाम। सभी तमाम विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से जुड़े हुए जो प्रतिभागी हैं उनका अभिवादन। नमस्कार।